मैं अपनी आँखों में हैरानी लिए हुए अपनी दीदी की बात सुन रही थी, जो मेरे सामने वो सच उजागर कर रही थी, जिसने उसे पूरे गाँव में बदनाम कर दिया था। मेरे माता-पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और मैंने अपना बचपन मेरी बड़ी बहन के घर में गुजारा। मेरी दीदी और जीजाजी दोनों ही काले थे और इसी तरह उनके सभी बच्चे भी गहरे रंग वाले थे। लेकिन सबसे आखिर में उनको एक बेटी हुई, जो अपने बहन-भाइयों से सबसे अलग थी। वो सफ़ेद रंग की गुड़िया रुई का फूल लगती थी, जो इस पूरे परिवार से अलग थी। सभी गांव वालों ने मजाक भी उड़ाया था कि शायद मेरी बहन और जीजाजी गांव की जिस बड़ी हवेली में किसान का काम करते हैं, वहां से किसी की बच्ची को उठा लाए हैं। मेरी दीदी और जीजाजी ने पूरी जिंदगी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और हमेशा कहा कि ये हमारी बेटी है, लेकिन वो इस बच्ची को अपने बाकी बच्चों से ज़्यादा प्यार किया करते थे। इसके कपड़े भी बाकी बच्चों से अच्छे होते। मेरी बहन भी उससे उस तरह के कोई काम नहीं करवाती थी जिस तरह हम सब काम करते थे। मैं अक्सर सोचती रहती थी कि ऐसा क्या है इस बच्ची में, जो मेरी दीदी इसका इतना ख्याल रखती है। यहाँ तक कि अगर बच्ची मिट्टी में खेलती तो मेरी बहन उसे तुरंत गोद में उठा लेती थी और पूरे दिन उसे गोद में नहीं उतारती थी। मेरी दीदी अक्सर अपनी उस बच्ची को हवेली भी लेकर जाती थी, जबकि बाकी बच्चों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। धीरे धीरे वो बच्ची भी बड़ी होती गई और मैं शादी करके अपनी ससुराल चली गई। एक बार मैंने बड़ी अजीब सी बात देखी कि मेरी दीदी बिना किसी वजह के रोए जा रही थी, जैसे उसका अपना कोई मर गया हो। मैंने 1000 बार पूछा, लेकिन उसने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसका रोना मेरे मन में कई सवाल खड़ा कर गया था। इसी बीच मैंने एक और बात नोटिस की कि अब दीदी अपनी बेटी से कुछ खफा-खफा सी रहने लगी थी। कुछ दिन और बीत गए थे और एक दिन गांव में हंगामा मच गया था। मुझे पता चला कि मेरी बहन की वही बेटी घर से भाग गई है। सारा गांव बातें कर रहा था। सब यही कह रहे थे कि जिस बच्ची को नाजों से पाला था, वही आज मुंह काला करके भाग गई। जैसे ही ये खबर मेरे कानों तक पहुंची, वैसे ही मैं दौड़ी दौड़ी दीदी के घर पहुंच गई थी, जहां वह लगातार रो रही थी और गीत को याद कर रही थी। गीत उसी लड़की का नाम था। जीजाजी भी शर्म से सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी। मेरी बहन और जीजाजी दोनों के चेहरे पीले पड़ गए थे, जैसे कोई अजीब सी बात हो और वो उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हों। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनकी इस हरकत ने मुझे परेशान कर दिया। मैं उसी दिन रात को बात पूछने का इरादा करके सारा दिन बस लोगों को आते जाते देख रही थी और फिर शाम ढलने लगी और जैसे ही मैंने उनसे कुछ पूछना शुरू किया तो मेरे पति मुझे लेने आ गए थे। मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें अस्पताल लेकर जाना था। फिर मैं वहाँ से ये कहकर निकल गई कि मैं 1-2 दिन में वापस आती हूँ, तब इस बात पर बात करेंगे। लेकिन किस्मत की कमी ऐसी हुई कि अगले दिन मेरी सास इस दुनिया से चल बसी और उनके अंतिम संस्कार और बाकी कामों में 10-12 दिन लग गए। मेरी माँ जैसी सास को जाना पड़ा था, तो उनके जाने के बाद मेरे कंधों पर कुछ ऐसी जिम्मेदारी आ गई कि मैं बहन की सारी बातें भूल चुकी थी और मैं कुछ भी न पूछ सकी। मेरी दीदी इन दिनों थोड़ी परेशान सी रहती थी और मेरे जीजाजी भी बहुत शांत रहते थे और अक्सर वो दोनों रात को कहीं बाहर जाते थे। एक बार फिर मेरे मन में शक पैदा हो गया था। मुझे लग रहा था कि शायद मेरी दीदी कुछ गलत कर रही है या शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे, मेरा शक भी बढ़ता जा रहा था और फिर एक दिन गीत वापस आ गई, लेकिन वो अकेले नहीं थी। उसके साथ जो लड़का था, उसे देखकर हम सब दंग रह गए। यह तो हमारे गांव की बड़ी हवेली के छोटे मालिक थे, जिन पर उस गांव की सारी लड़कियां मरती थी। उन्हें देखकर इस गांव की आधी लड़कियां रुक जाया करती थीं। वह तो बला का खूबसूरत था, ऊंचा लंबा कद, गोरा चिट्टा, वो कई दिलों की धड़कन था। लेकिन एक बात जो हम सभी के लिए हैरान करने वाली थी, वो ये थी कि आखिर छोटे मालिक ने इस तरह भागकर शादी क्यों की थी। वो इतने बड़े परिवार से थे। वो लोग अगर एक बार भी किसी से पूछते तो तुरंत लोग अपनी बेटी दे देते थे। गीत को छोटे मालिक के साथ देखकर दीदी ने अपना सिर पीट लिया था और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। गीत, तुमने ये क्या की? तुझे पूरी दुनिया में यही मिला था?
क्या बात थी जो पहले गीत को देखकर दीदी थोड़ी खुश हो गई थी और छोटे मालिक को देखकर अपनी हालत संभाल नहीं पा रही थी। और इसी तरह दीदी रोते रोते जमीन पर गिर गई। उसके गिरते ही गीत आगे आई और दीदी को संभालने लगी, लेकिन जीजाजी ने उसे मना कर दिया और उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया। पूरा गांव आंखें फाड़ फाड़ के ये नज़ारा देख रहा था कि देखो गीत की हिम्मत, और उसकी माँ जिसने सारी जिंदगी जिस हवेली का नमक खाया, अब बेटी की उसी हवेली में शादी होने पर रो रही है। जीजाजी के कहने पर गीत रोती हुई घर से निकल गई। उसकी आंखों में कई आंसू थे जिन पर एक पल के लिए मेरा भी दिल दुखी हो गया था, लेकिन फिर अगले पल मुझे मेरी दीदी की बिगड़ती हालत का ख्याल आया। दीदी तो बहुत देर तक होश में नहीं थी। सूरज ढलकर शाम होने जा रही थी। तभी दीदी की आंख खुली और उन्होंने पहला सवाल पूछा, गीत कहाँ है? अब की बार जवाब जीजाजी ने दिया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने गीत को घर से निकाल दिया है, जिस पर दीदी ने शक भरी नज़रों से जीजाजी की ओर देखा और फिर से रोने लगी और लगातार यही बोले जा रही थी, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया गीत के पापा, हम लोग कुछ ना कर सके, हमसे गुनाह हो गया। बल्कि कोई गुनाह नहीं है, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। ऐसी बातें करते करते दीदी फिर से सो गई और मेरा दिमाग वहीं अटका था कि आखिर मेरी दीदी से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है जिस पर वह इस तरह से रो रही है। मैं उस रात अपने पति से परमिशन लेकर दीदी के घर रुक गई थी ताकि अपनी दीदी से पूरी सच्चाई जान सकूं, क्योंकि मेरी छठी इंद्री कह रही थी कि मेरी दीदी हम सबसे कुछ न कुछ तो जरूर छुपा रही है। बहुत देर तक गांव वाले दीदी का हाल पूछते रहे और ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि लड़के का घर इतना बड़ा है, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे ऐसा दामाद मिल गया है। सारी दुनिया ऐसा दामाद चाहती है और तुम हो कि नाराज हो रही हो। लोगों की ऐसी बातें सुनकर दीदी फिर से रोने लगी और अपना सिर पीट रही थी। इसी वजह से मैंने उसके बाद किसी को भी घर में आने नहीं दिया। जो भी आता मैं उससे यही कहती कि दीदी सो रही है, और मैं दीदी के पास बैठकर अपने बचपन की और माँ पिताजी की बातें करती रहती। हम दोनों बहनें दिन भर खूब बातें करते रहे। मैंने दीदी के पास बैठकर खाना बनाया। जब रात हुई तो दीदी सबसे पहले लेट गई और मैं उसे सोते हुए देखते रह गई। वह रात का ना जाने कौन सा समय था जब मैंने देखा कि दीदी अपनी चारपाई से उठ रही है। मैं भी अपनी आंखें बंद करके लेटी रही। मैं बस ये देखना चाहती थी कि वह क्या कर रही है। दीदी को जब यकीन हो गया कि मैं सो गई हूँ तो वह कमरे में मौजूद एक बक्से के पास बैठी और अपने पल्लू में लगी चाबी से उसे खोल दिया। मुझे अचानक याद आया कि दीदी ने कभी ये बक्सा खोलने नहीं दिया था। मैं उठकर बैठ गई थी, लेकिन अब दीदी का ध्यान मेरी तरफ से हट चुका था। दूसरी ओर वह बक्से से कुछ चीजें निकाल रही थी। मैं हमेशा सोचती थी कि दीदी अपने गहने इसी बक्से में रखती होगी, इसलिए उसे खोलती नहीं है। और आज मुझे ये भी जानने की उत्सुकता थी, इसलिए चुपचाप सब कुछ देख रही थी। दीदी एक एक करके सामान निकालने लगी थी और मैं उन चीज़ों को देखकर चौंक गई। सबसे पहले कुछ कपड़े थे जो एक बहुत ही छोटे से बच्चे के थे। उसके बाद कपड़ों का साइज बड़ा होता गया। वह सब लड़कियों के कपड़े थे। उसके बाद दीदी ने खिलौने निकालने शुरू कर दिए। वह कुछ प्लास्टिक के तो कुछ मिट्टी के थे। उसके बाद तस्वीरों की बारी आई। एक एक करके वहाँ ढेर सारी तस्वीरें हो गई थी। मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला था तो देखा कि उनमें से कुछ कपड़े गीत के थे जो बचपन से अब तक वो पहनती हुई आ रही थी, और कुछ खिलौने भी उसी के थे। लेकिन बाकी कपड़े और खिलौने तो मैंने गीत के पास कभी नहीं देखे थे। उसके बाद दीदी ने तस्वीरें देखना शुरू किया तो शुरू की तस्वीरें गीत की थीं, लेकिन उसके बाद उनमें और एक तस्वीर जुड़ गई थी। मैं इतनी दूर नहीं बैठी थी कि उनका चेहरा ना देख सकूं, लेकिन फिर भी वो दूसरा चेहरा जो एक लड़की का था, जो मेरी पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी शक्ल मेरी बहन और जीजाजी से काफ़ी मिल रही थी। और ख़ास बात ये थी कि उसका रंग सांवला सा था, जैसा दीदी के बाकी बच्चों का था। दीदी ने अपना दुपट्टा सामने ज़मीन पर रखा और एक एक करके सारा सामान उस पर रखना शुरू कर दिया। साथ साथ उसे चूमती जाती और फिर रोती जाती और फिर एक गठरी बना ली। इससे पहले कि वो उठती, मैं तुरंत वापस लेट गई। मैं देखना चाहती थी कि दीदी कहाँ जाती है। उसने गठरी उठाई और आंगन पार कर गई, जिसमें सभी लोग चारपाई बिछाकर सो रहे थे। आंगन के बाहर जाकर दीदी ने वो गठरी जमीन पर रख दी और उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया।
इससे पहले वो सभी चीज़ों को आग लगाती, मैं तुरंत आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे देखकर दीदी की हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। मैंने गठरी उठाई और दीदी को साथ लेकर अंदर आ गई। मैंने उसे चारपाई पर बिठाया और उसके हाथ में पानी का गिलास थमा दिया। दीदी अब सिर झुकाए बैठी थी, मानो जैसे उसका कोई राज पकड़ लिया गया हो। मैंने उठकर एक बार फिर से बाहर देखा कि कहीं कोई झांक तो नहीं रहा है, और फिर जब मुझे तसल्ली हो गई कि सब लोग सो चुके हैं, तो मैंने अपनी बहन से वो सवाल किया जो काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने उससे बोल दिया कि मुझे कई दिनों से तुम अजीब सी लग रही हो, कभी एकदम से रोना तो कभी एकदम से चुप हो जाना, और अब पहले वाली उन सभी चीज़ों को देखना, उन्हें चूमना और फिर रोना और फिर आग लगाने के लिए ले जाना, मुझे ये सब ठीक नहीं लगा। मैंने उसे ये भी कहा कि तुम ये जो कुछ भी कर रही हो मुझे संदेहजनक लग रहा है। कुछ समय पहले गीत के लिए आपका रवैया कुछ और था, और अब उसके लिए इतना रोना धोना क्यों कर रही थी? क्यों? मेरी इस बात पर दीदी ने कहा कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस ऐसे ही हुआ, यह सिर्फ मेरे दिमाग का पागलपन है। लेकिन मुझे उसकी बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं लग रही थी, और मैंने उस बात को एक बार फिर से दोहराया था, लेकिन उसने फिर से मना कर दिया। मैंने उसे काफ़ी कुछ कहा था कि शायद उस बच्ची के गोरे रंग की वजह से उसे कुछ नहीं कहती थी, जबकि बाकी काले बच्चों को उनकी थोड़ी सी गलती पर डांटा करती थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो बाकी बच्चों से प्यार नहीं करती, या फिर शायद वो अपनी बेटी की खूबसूरती पर इतना फिदा हो गई हैं, इसलिए वह ये सब कर रही हैं। इस बात से उनकी आंखें नम हो गई थी, और फिर उसने मेरे सामने सच उगलना शुरू कर दिया और मुझे वो राज बताया जिसे वह आज तक दुनिया से छिपाती आई थी। उसने बोलना शुरू कर दिया था, और मेरा मुंह उसकी बात पर खुला का खुला रह गया था। 18 साल पहले मैं पेट से थी, और उन दिनों हम लोग बड़ी हवेली वालों के लिए उनकी हवेली पर काम किया करते थे। तभी मालकिन के घर भी बच्चा पैदा होने वाला था। पहला बेटा 4 साल का था, जिसका नाम विनय था। मुझे याद है, एक बार विनय ने अपनी माँ से कहा था कि मुझे बहन चाहिए। उसका अंदाज इतना प्यारा था कि मुझे उस बच्चे पर प्यार आया। लेकिन मालकिन ये सुनकर रोने लगी, और काफ़ी देर तक रोती रही। मैं सोचने लगी कि क्या बड़े लोगों को भी अपनी बच्चियों के नसीब से डर लगता है, या शायद उन्हें बेटी नहीं चाहिए थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे, और फिर एक रात मुझे दर्द हुआ, और उस रात मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। उसी रात मालकिन के घर में भी बच्चे का जन्म हुआ। हर तरफ बधाइयों का शोर था, लेकिन मालिक और मालकिन के चेहरे पर मुझे चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे, और मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्यों। हम तो गरीब होकर भी बेटी के जन्म पर खुश होते हैं, लेकिन ये लोग तो बड़े अमीर हैं और पहली बेटी हुई है, तो फिर ये परेशानी क्यों? मैं मन ही मन मालकिन से बात करने का इरादा करके सो गई थी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए थे। मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो मैं थोड़ी चकित हुई, लेकिन अपनी बेटी के साथ उनके कमरे में चली गई। मैं काफ़ी समय से वहाँ काम कर रही थी, लेकिन कभी मालकिन के कमरे में नहीं गई थी। आज जब मैंने वहाँ कदम रखा तो मेरी आंखें डबडबा गईं। ऐसी शानो शौकत तो सिर्फ राजा महाराजाओं के घरों में होती जैसी वहाँ थी। तभी मेरी नज़र बिस्तर पर पड़ी, जहाँ किसी राज्य के खजाने के समान अनगिनत रत्न रखे हुए थे। जब मैंने देखा तो मैं एकदम दंग रह गई थी, और दूर खड़ी हो गई कि कहीं मुझ पर उनमें से कुछ चोरी होने का इल्ज़ाम ना लग जाए। हालांकि मेरी नज़र अभी भी उसी सोने के ढेर पर थी, जिसकी रोशनी से मेरी आंखें चमक उठी थीं। तभी मालकिन आगे बढ़ी और मुझे बैठने को कहा। मैं रुक गई और वहीं ज़मीन पर बैठने लगी, लेकिन मालकिन ने मुझे खड़ा किया और पकड़कर बिस्तर पर बिठा दिया, और कहने लगी, राधा, तुम मुझे अपनी बच्ची दे दो, तुम अपनी बेटी मेरी गोद में डाल दो। भगवान की कसम, तुम्हें कभी भी इसकी तरफ से कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ये बात सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, और मेरी नज़र मेरी गोद में मौजूद मेरी बच्ची पर पड़ी, जो उस वक्त अपना अंगूठा चूस रही थी। मैंने घबराते हुए कहा था कि मालकिन, आपकी तो खुद की एक बच्ची है, तो फिर मेरी इस काली कलूटी लड़की की क्या ज़रूरत आ पड़ी आपको? ये बात सुनते ही मेरी मालकिन ऐसे रोने लगी थी, मानो जैसे मैंने उनकी कोई दुखती नस पर हाथ रख दिया हो। रोते हुए उन्होंने कहा, राधा, मजबूरियाँ किसी इंसान को नहीं दिखती, उन्हें नहीं पता कि बेटियों को कैसे पाला जाता है। मालकिन की बात पर मुझे उनकी आंखों में दर्द नजर आया।
और मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। राधा, मेरी बेटी मुझसे ले लो और अपनी बेटी मुझे दे दो, मालकिन ने एक बार फिर गिड़गिड़ाकर कहा था। अब इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, वह मेरे पैरों पर गिर गई थी और मेरे पाँव पकड़ लिए। इतने बड़े महल की मालकिन को मेरे पाँव को गिरता देख मैं हैरान रह गई थी। मैंने तुरंत उन्हें उठाकर ऊपर बिठा दिया, लेकिन मैं उन्हें कैसे दिलासा दूं, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, राधा, मैं तुम्हारी बेटी की शादी ऐसे शाही खानदान में करूंगी कि तुम्हारा सारा खानदान सुखी हो जाएगा। मैं तुम्हारे सभी लड़कों को विदेश भिजवा दूंगी। ये सब गहने भी तुम रख लो, बस अपनी बेटी के साथ मेरी बेटी बदल लो। मेरी मालकिन का मन इसी बात पर फिर टूट गया था। मैंने एक बार फिर से मालकिन को बताया कि मैं कैसे बिना वजह अपनी बेटी को जाने दूं और बदल लूं। मेरे पति कैसे मानेंगे? मेरी मजबूरी सुनकर उन्होंने मुझे बताना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ में एक डर था। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की। राधा, मेरी नन्ही सी जान एक गुनाह की शिकार होने वाली है। एक रात मालिक और मैं एक शादी से लौट रहे थे। मौसम बहुत ख़राब था, ज़ोरदार बारिश हो रही थी, जिसके चलते पूरे रास्ते में कोहरा छाया हुआ था। गाड़ी की हेडलाइट जलने के बावजूद भी आगे की ओर साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस अंधेरे में पता नहीं कैसे एक बच्ची हमारी गाड़ी के आगे आ गई। वह इस गांव के ठाकुर की लड़की थी, जो न जाने इतनी रात को वहां क्यों आई थी। वह लड़की इतनी खूबसूरत थी कि मानो जैसे कोई अप्सरा हो। ठाकुर ने हमें पंचायत के सामने पेश किया था। वो लोग अपनी बेटी की हत्या को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन क्योंकि हमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया था, इसलिए फांसी की जगह पंचायत ने एक अनोखी सज़ा सुना दी थी। वो ये थी, जब हमारी सभी बेटियां 18 साल से बड़ी हो जाएंगी, तो उनमें से सबसे खूबसूरत बेटी को गुनाह की सज़ा के रूप में ठाकुर परिवार को दे दिया जाएगा। वो लोग उस लड़की की शादी अपने किसी भी लड़के से करवाकर उसे ले जाएंगे। आगे चलकर वह जो कुछ भी करेंगे वो उनकी मर्जी होगी, लेकिन बेटी बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए। बदसूरत बच्ची या फिर पैसे वो लोग नहीं लेंगे। और हमारी एक ही बेटी है, जो कि अभी से ही बहुत खूबसूरत है, तुम देख तो चुकी हो। ये कहते हुए उन्होंने अपनी बच्ची मेरे सामने की थी। वह ऐसे लग रही थी जैसे कोई चांद का टुकड़ा हो। तो इसका मतलब ये था कि इसे ठाकुर के घर जाना था। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा था और मैं तुरंत समझ गई थी कि मालकिन क्यों सिर्फ मेरी बच्ची मांग रही हैं। मेरी बेटी का रंग बाकियों की तरह काला था। दूसरा, इसका चेहरा भी बहुत सामान्य था। मेरे सामने वो सब सुविधाएं भी थी जो मुझे मालकिन देने का वादा किया था। मेरे बेटों का भविष्य और मेरी बेटी की जिंदगी सब मेरे नज़रों के सामने घूमने लगी थी और मैं लड़कियां बदलने को तैयार हो गई, जिस पर मालकिन का चेहरा ऐसा खिला था जैसे किसी ने उन्हें जिंदगी का परवाना दे दिया। मालकिन ने मेरी झोली में बहुत सारे गहने डाल दिए और वही अपनी बच्ची को भी मेरी झोली में डाल दिया और उन्होंने बच्ची को पकड़कर फटाफट चूमा था। लेकिन वह बच्ची एक नाजुक गुड़िया जैसी थी कि मैं उसे देखकर चूम भी न सकी थी। मालकिन ने मुझसे कहा था कि मैं अक्सर इस बच्ची को लेकर आया करूं और इस तरह वह अपनी बच्ची को भी देख लिया करेंगी, लेकिन हम बच्चियों को कभी ये नहीं बताएंगे कि वे कौन हैं। जब दोनों लड़कियां बड़ी हो जाएंगी और उनकी शादी हो जाएगी, तब हकीकत बता देंगे। मालकिन की इन बातों से भला मुझे क्या परेशानी हो सकती थी। मैंने भी तुरंत हाँ कह दिया और अपने पति को भी जैसे तैसे करके मना लिया और इस तरह हमारे गरीब घर में एक राजकुमारी पल रही थी और हमारी बेटी वहाँ महलों में जिंदगी जी रही थी। मैं अक्सर वहाँ जाकर उसे देखती और कभी कभी उसकी तस्वीरें और छोटे छोटे कपड़े छुपाकर ले आती थी। उन्हें देखकर मुझे लगता था कि यही मेरी बच्ची है। जैसा कि तय हुआ था, मैं गीत को भी महल में लेकर जाती थी। वहां जाकर वह विनय के साथ खेलती रहती और मैं भी उसे खेलने देती, क्योंकि मुझे लगता था कि उन दोनों के बीच घनिष्ठता होगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए और हमारी बच्चियां बड़ी होती गई। गीत और रिया दोनों 18 साल की हो चुकी थीं। ठाकुर ने जो सजा के तौर पर तय हुआ था, उसके बारे में मांग की थी और वे रिया को देखने वहां गए थे। फिर वही हुआ जो मालकिन ने कहा था। वो रिया को साथ में लेकर नहीं गए। उनको बदले में खूबसूरत लड़की चाहिए थी, काली कलूटी लड़की नहीं। और ना ही वो लोग एक फूटी कौड़ी भी लेकर गए। इस बात से मैं भी हैरान थी, लेकिन हम सभी को इस बात का जवाब 3 दिन बाद मिला था, जब रिया अपने कमरे में मरी हुई पाई गई थी।
वो लोग खून का बदला खून से ले चुके थे। बेटी खूब बदसूरत थी, तो क्या हुआ, बेटी थी। उस दिन मालकिन भी बहुत रोई थी। आखिर उसने ही तो रिया को पाला था, और मैं भी अपने इस दुख में रो रही थी कि मैं अपनी बेटी को कभी ठीक से गले भी न लगा सक पाई थी। कुछ दिन और बीत गए कि और एक भूचाल आया। गीत ने मुझे और राकेश को विनय के साथ शादी करने के बारे में कहा था। इस पर हम दोनों ने तुरंत मना कर दिया था कि हम दोनों उसकी शादी उसके सगे भाई से कैसे करवा सकते थे। ये तो बहुत बड़ा पाप था जो कि वो हमें करने के लिए कह रही थी। हम दोनों बहुत परेशान थे कि इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए। अभी हम यही सोच विचार में थे कि गीत घर से भाग गई। हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर गया था। जिस बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए हमने अपनी बेटी को दे दिया, और ये हमारा ही मुंह काला करके चली गई। आज वो अपने पति के साथ आई है, तो मैं ये कैसे देख सकती थी कि वह अपने भाई की बीवी है। दीदी मुझे सब कुछ बता चुकी थी, और अब वह फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं हैरानी से सब सुन रही थी कि हमें कभी भी कुछ कैसे पता नहीं चला। दीदी के दर्द और उनके कुछ सोचकर मेरी आंखों से कई आंसू निकल पड़े, और मैंने दीदी को गले लगा लिया। अगले दिन सुबह सुबह दीदी और जीजाजी हवेली पर जाने के लिए तैयार हो गए। अब हम दोनों ने सोच लिया था कि वो कुछ भी छुपाएंगे नहीं और गीत को सारी हकीकत बता देंगे। आज मैं भी उनके साथ थी। जब हम हवेली पहुंचे तो सामने मालकिन नजर आई, जो मालिक को चाय दे रही थी। आज दीदी का सिर झुका हुआ नहीं था। वो उन दोनों के सामने कुर्सी पर बैठी थी और उनसे कहा कि उसने अपनी बेटी को तो बचा लिया है, लेकिन वह एक बहुत बड़ा पाप कर बैठी है। इस बात पर अचंभित होकर मालकिन ने दीदी की ओर देखा और पूछा कि क्या हुआ राधा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। इस पर मेरी दीदी ने उन्हें बताया कि गीत ने भागकर विनय से शादी कर ली है। आखिर सगे भाई बहन कैसे शादी कर सकते हैं। यह कहते हुए दीदी की आंखों में आंसू आ गए थे। मालकिन ने ये बात सुनकर आवाज लगाई कि गीत और विनय बाहर आ जाओ, और फिर मालकिन ने कहना शुरू कर दिया। उन्होंने एक और हकीकत का राज खोला था कि विनय हमारा बेटा नहीं है। विनय तो मेरे पति के दोस्त का बेटा है। उनकी और उनकी बीवी की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब मैंने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह पाला था। ये हमारा सगा बेटा नहीं है, और हम उनकी शादी के बारे में भी जानते हैं। मालकिन की इस बात पर मेरी दीदी का रंग फीका पड़ गया था। उन्हें बाकी की सच्चाई तो बताई भी नहीं गई थी। सारी मुश्किलें इन बेचारे गरीब लोगों को ही अपने जीवन में झेलनी पड़ती हैं। मालकिन ने आज फिर मेरी दीदी के पैरों को छुआ था, लेकिन आज मेरी दीदी वहां से उठकर आई थी और रास्ते भर यही सोच रही थी कि क्या सारे बलिदान गरीबों के लिए लिखे गए हैं। मेरी दीदी ने जीवन भर अपना अपमान भी देखा था और अपनी बेटी को भी खो दिया था। क्या गरीबों का खुशियों पर कोई अधिकार नहीं होता। तो भाइयों और बहनों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।